चर्चा गरम है। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चर्चा गरम है में। गर्मी ऐसी जिसमें पूरा का पूरा प्रदेश झुलस चुका है। गर्मी ऐसी जिसमें प्रदेश की पूरी मीडिया झुलस चुकी है। गर्मी ऐसी जिसमें पुलिस की शाख झुलस चुकी है। गर्मी ऐसी जिसमें प्रधानमंत्री का वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी झुलस चुका है। गर्मी ऐसी जिसमें प्रदेश पूरा झुलस चुका है। जी हाँ, आज हम उस गर्मी के बारे में बात करने वाली। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हम किस गर्मी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीट छात्रा कांड मामले की, जिस मामले में पूरा का पूरा एक तरीके से प्रशासन और इसके अलावा प्रदेश मंत्री सभी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी पे आज हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ अभी मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं सानिया आपके साथ। आज हम चर्चा इन्हीं सारी बिंदुओं पर करने वाले हैं और इस पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई कि सीबीआई को इस पूरे मामले में अब एंट्री करना पड़ गया। क्या एसआईटी और तमाम पुलिस प्रशासन इन सभी चीजों में फेल हो गई कि आखिरी उम्मीद सीबीआई बची और सीबीआई के ऊपर पूरा का पूरा मामला छोड़ दिया गया है? क्योंकि अब देखिए, प्रशासन और या यूं कह लीजिए कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सीबीआई से ही आखिरी उम्मीद अब लगाई हुई है और सीबीआई के हाथों सब कुछ सौंप दिया है। और अब हम इस पूरे बिंदु को लेकर एक तरीके से चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा करेंगे कि आखिर चूक कहां कहां हुई है। सर बताइए इसके बारे में कुछ। सनिया, देखिए, पूरे मामले को हम लोग डे वन से अगर जो समझने की कोशिश करें तो हम पॉइंट वाइज चलते हैं, कैसे मामला चला और कहां गलती होती चली गई। लड़की 5 जनवरी को जहानाबाद से पटना उस हॉस्टल में आती है जिसमें वो पहले से रह रही थी। लड़की रात में अचेत अवस्था में रहती है, किसी को पता नहीं। सुबह दरवाजा खटखटाया जाता है, लड़की दरवाजा नहीं खुलती है, शाम तक दरवाजा नहीं खोलती है। तब हॉस्टल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिव होता है और वो दरवाजा तोड़ता है। पहली गलती, दरवाजा तोड़ना नहीं, लेकिन दरवाजा तोड़ने के समय पुलिस को कॉल करना चाहिए था। इसलिए कॉल करना चाहिए था कि लड़की अंदर छटपटा नहीं रही थी, चिल्ला नहीं रही थी, लड़की अचेत थी। हो सकता था कि लड़की शायद मृत होती। तो ये दरवाजा तोड़ते वक्त तो पुलिस को कॉल करना चाहिए था। हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन की पहली गलती। अब हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यह है कि जिस समय से लड़की दरवाजा नहीं खोल रही थी उस समय से वो फैमिली वाले को कॉल कर रहे थे। यहां सवाल ये खड़ा होता है सानिया कि आप फैमिली वाले को कॉल कर रहे थे तो 112 कॉल करने में क्या दिक्कत था? 112 आप कॉल कीजिए, पुलिस तुरंत आती है। चूंकि लड़की अचेत थी, लड़की रूम से कोई आवाज नहीं दे रही थी, तो ये तो क्लियर था कि अंदर वो अगर जीवित भी है तो अनकॉन्शियस है, अचेत है। तो ऐसी स्थिति में हॉस्टल की तरफ से दूसरी गलती, फैमिली को कॉल दिया और पुलिस वाले को कॉल नहीं दिया। जी। अब गलती कहां होती है? जिस जगह पर हॉस्टल है बगल में सहज हॉस्पिटल है जो डॉक्टर सहजानंद का है। रात में लेकर जाते हैं ये लोग वहां पे। सहजानंद का हॉस्पिटल इस तरीके के केस के लिए नहीं है। सहजानंद का हॉस्पिटल सर्जरी के केस के लिए है। फिर भी पड़ोस का मामला, लड़की का मामला, सहजानंद के अस्पताल के कर्मचारियों ने प्राथमिक उपचार किया और कहा कि यहां से आप इसको दूसरे अस्पताल लेते जाइए। यहां पर भी एक गलती। आपका हॉस्पिटल इसका इलाज करता है नहीं करता है ये एक अलग विषय है। लड़की अचेत अवस्था में आई थी तो आपको पुलिस को कॉल करना चाहिए था। अब लड़की को अगल बगल के जो बड़े अस्पताल हैं वहां न ले जाकर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर थाना भी बदल जाता है और दूरी भी बढ़ जाती है। ये अपने आप में एक शक की बड़ी वजह है। वहां आप क्यों गए? बगल में भी बड़ा हॉस्पिटल था। और अगर जो वहां ले जाना था तो आप पीएमसीएच ले जाते। लड़की होश में नहीं आ रही थी तो पीएमसीएच ले जाना चाहिए था। अब जब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल लड़की जाती है तब तक फैमिली वाले को सूचना हो जाती है। कहा यह जा रहा है कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने भी पुलिस को कॉल करने में देरी की। इसके पीछे की वजह तर्क यह दी जा रही है कि लड़की के रिलेटिव के कोई परिजन, माने फैमिली मेंबर नहीं, रिलेटिव कोई प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के कांटेक्ट में आ गए। तब तक हुआ होगा कि फैमिली वाले कहा कि आप जरा देख लीजिए।
और उन्होंने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया चैटिंग के माध्यम से कि पुलिस को कॉल ना किया जाए, ये फैमिली मेंबर है। सवाल ये होता है कि आपने पुलिस को तो कॉल किया, तो फिर चैटिंग में समय बर्बाद क्यों किया? क्यों किया? बिल्कुल। और वो किस हैसियत से इतना बड़ा डिसीजन ले रहे थे? ये डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लड़की के माँ पिताजी को हो सकता है, या ये डिसीजन लेने का अधिकार लड़की के माँ पिताजी को भी नहीं हो सकता है। अस्पताल में जब लड़की अचेत अवस्था में आई है और वो होश में नहीं आ रही है, तो अस्पताल को अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए, कहिए कि कानूनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए पुलिस को कॉल करना चाहिए था। एक गलती यहां पर हो गई। जी, कहीं ना कहीं इन सभी मामलों में ये तो देखा जा रहा है कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी मामला पता है कि हाँ पेचीदा होते जा रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट होते जा रहा है। अब देखिए आगे गलती कहां होती है सान्या। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए एएसपी ने मीडिया को बयान दे दिया कि ये सुसाइड का मामला है। ठीक है, सुसाइड का ही मामला है, मान लिया आपकी बात को। आप कौन होते हैं कहने वाले? बिल्कुल। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अगर यही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उठती तो शायद ये असंतोष नहीं होता। बिल्कुल। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के पहले ही जो बातें कही, आज तक उसी बात पे हैं, लिहाजा दूसरा पक्ष दूसरी बात पर अड़ा हुआ है। अब देखिए यहां पर एक गलती लड़की के फैमिली वालों से भी हो गई। लड़की के फैमिली वालों से गलती क्या हुई है? जो कपड़ा प्रभात हॉस्पिटल ने लड़की की फैमिली वालों को दिया, बदहवासी में कहिए या जानबूझकर कहिए, ये तो वो जाने। शुरू में हम लोगों को पता है कि ये खबर आई कि हॉस्पिटल ने वो कपड़ा फेंक दिया। लड़की के परिजनों ने कहा कि वो कपड़ा है ही नहीं, वो फेंक दिया। बाद में वो कपड़ा अचानक से आ जाता है। अचानक से आ जाता है। तो जब वो कपड़ा, हम ये मान रहे हैं कि आपको कपड़ा दिया गया होगा, आपने रख लिया होगा, क्योंकि आपको क्या पता था कि लड़की मर जाएगी। भाई आप माता पिता हैं, आप तो इस उम्मीद में अस्पताल में बैठे हुए हैं कि मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। और जैसा कि लड़की का माँ का कहना है कि लड़की होश में आई भी, कुछ बात भी हुई है जी, कुछ देर तक बात हुई है। तो जैसे ही डेथ हुई थी, राइट द मोमेंट उनको वो कपड़ा पुलिस को सौंपना चाहिए। इसमें डिले होना एक तरीके से कह सकते हैं कि लड़की के फैमिली वालों से गलती हुई। कुछ कह रहे थे यहाँ पे जी। एक एफएसएल थ्योरी को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए एफएसएल थ्योरी में दो बातें निकल कर आ रही है। एफएसएल थ्योरी आने के पहले, फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट आने के पहले लगभग हर कोई दबी जुबान से इस बात को स्वीकार करने लगा था कि सुसाइड का ही मामला हो सकता है। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जबकि आ चुका था कि सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड की ओर इशारा नहीं है। ये बड़ा एक चौंकाने वाला बात है। चौंकाने वाली बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड की ओर इशारा नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इस तरीके की बात की गई है। फिर भी एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की थ्योरी 180 डिग्री पर मूव कर जाती है। अब पुलिस को लगता है कि नहीं, हो सकता है कि इसके साथ सेक्सुअल मिसबिहेवियर हुआ होगा। अब इसमें एक झोल ये है कि जो मेल स्पर्म मिला है, साइंस ये कहता है कि किसी भी कपड़े पर अगर जो स्पर्म के निशान हैं और वो कपड़ा धुलते धुलते 2-3 महीना बीत जाए तो भी उस पर वो स्पर्म के स्टाम्प रह सकते हैं, जिसको एफएसएल ट्रेस कर लेगा। तो एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ये मान रही है कि ये उसी दिन का है या 4 दिन पहले का है, ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक झोल हो गया। जब इसकी गहन स्टडी की गई तो कहा गया कि 19 साल से 21 साल के बीच की उम्र के लड़के का ये स्पर्म है। तो यहाँ पर थोड़ी सी और चौंकाने वाली बात हुई। लेकिन हम जो यहाँ आपको बताना चाहते हैं वो ये जानना जरूरी है कि लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि लड़की के माँ बाप का ब्लड सैंपल क्यों लिया जा रहा है। इसको लोग निगेटिव वे में ले रहे हैं। हकीकत यह है, इस बात को समझिए कि लड़की के माँ बाप का, पुलिस लड़की के माँ बाप और पारिवारिक चरित्र पर सवाल नहीं खड़ा कर रही है। हालांकि 2 दिन पहले तक हमको भी ऐसा लगता था, लेकिन बातचीत होने के बाद क्लियर हो गया है क्या कि जो कपड़ा पर स्पर्म के निशान मिले हैं उस पर ब्लड के स्टेन्स हैं, खून के धब्बे के दाग हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की के शरीर का ही वो खून है, शायद मासिक धर्म के समय जो ब्लीडिंग होता है उसके दाग हैं।
उस खून के दाग धब्बे के जो साइंटिफिक मैपिंग में हुई है और माता पिता के खून की साइंटिफिक मैपिंग से यह क्लियर किया जा रहा है कि ये खून और माता पिता का खून एक ही है, तब ये क्लियर होगा कि हाँ ये चड्डी जो है, ये जो अंडरगारमेंट जो है वो उसी लड़की का है। तो वो उस अंडरगारमेंट का उसी लड़की का होने का प्रमाण है कि उस पर जो खून के दाग मिले हैं उसका गुणसूत्र और लड़की के माता पिता के खून के गुणसूत्र टैली कर रहे हैं और कोई वजह नहीं है लड़की के माँ बाप के खून को लेने का। और ये सारी खूब सारी चर्चाएं भी चल रही थी कि आखिर डीएनए क्यों लिया जा रहा है पेरेंट्स का, तो आखिर अब क्लियर हो चुका है कि आखिर क्यों लिया जा रहा था, क्योंकि एक तरीके से क्लेरिफिकेशन भी चाहिए होता है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आपने एफएसएल के बारे में बताया, थ्योरी के बारे में बताया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि एम्स प्रकरण जिसका इस पूरे मामले में एक मेन अहम रोल एम्स है। प्रकरण में सानिया मैं आपको बताऊं जी, बहुत रेयर केस है बिहार में। आप बिहार के क्राइम की स्टडी करेंगे तो रेयर केस है जिसमें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेकंड ओपिनियन लेने की बात की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पुलिस कही कि नहीं ये सुसाइड है, हम सेकंड ओपिनियन लेंगे। अब जब सेकंड ओपिनियन जब एम्स से मांगा गया तो एम्स एडमिनिस्ट्रेशन का यह कहना है कि इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज हमको मिलने चाहिए थे वो मिला ही नहीं। तो पुलिस एक बार फिर कटघरे में कि आपने वो सारा डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं अवेलेबल कराया, उसमें डिले क्यों हो रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि डिले मींस डिनाई। तो ये एक एम्स प्रकरण है। अब उसके बाद आपके और जो सवाल है वो पूछिए। पुलिस गिरफ्तारी को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि पुलिस गिरफ्तारी में इतना देरी और उसके बाद किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल सही सवाल आपने किया। पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार की है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है सानिया कि अगर इसका बलात्कार नहीं हुआ है, इसके साथ यौन शोषण नहीं हुआ है, तो आपने किसी को गिरफ्तार क्यों किया? बिल्कुल। और अगर गिरफ्तार किया है तो उससे पूछताछ किया नहीं की तो ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? दूसरी बात, एक चीज और मैं बताना भूल गया, सबसे पहले तो गिरफ्तार करना चाहिए था उस वार्डन को और उस हॉस्टल के संचालक को। बिल्कुल पहली गलती, और जो सबसे बड़ी गलती हुई। दूसरी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी एसओचओ की जिसने रिपोर्ट एफआईआर लॉन्च होने के बाद भी उस जगह को लावारिस छोड़ दिया जिस जगह पर यह घटना हुई है। ये लावारिस छोड़ने का मतलब है कि वहां पर सबूत मिटाने से लेकर सबूत गढ़ने तक की कोशिश हो सकती है, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं। जिसको गिरफ्तार कर रहे हैं उससे क्या मिल रहा है ये किसी को जानकारी नहीं। लिहाजा इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मीडिया में भ्रामक खबरें चलती रही। पुलिस अगर जो रेगुलर इंटरवल पर अपने डेवलपमेंट को लेकर मीडिया ब्रीफ करते रहती तो शायद भ्रामक खबरों के लिए जगह नहीं बनता। लेकिन पुलिस की चुप्पी और पुलिस जिस तरीके से काम कर रही थी और जनता में जिस तरीके से अफवाह का बाजार गर्म हो रहा था, भ्रामक खबरों को जगह मिल गया। ये पुलिस की तरफ से फॉल्ट है ना कि खबर नवीसों की तरफ से फॉल्ट है। जी अच्छा, पुलिस की क्या क्या फॉल्ट रही है इस पूरे मामले में? पुलिस कहां कहां चुकी है, ये इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? मैंने आपको क्रमशः बताया। पहली फॉल्ट, एसएचओ ने एफआईआर लॉन्च करने में देरी की। दूसरी फॉल्ट, जब एफआईआर लॉन्च हुआ तो उसी समय हॉस्टल इंचार्ज और वार्डन को अरेस्ट नहीं किया गया। तीसरा और एक महत्वपूर्ण बात, हालांकि ये इमोशनल है लेकिन ये बहुत काम करता है, डीजीपी साहब जो परिजनों को अपने दरवाजे तक बुलाए, अगर एक बार साहस करके परिजन के दरवाजे तक चले जाते जी तो शायद आक्रोश का लेवल ऐसा नहीं होता। जाके खुद काउंसिल करने की कोशिश करते। आपके दरवाजे पर कोई आता है तो आप बड़े होते हैं और आप किसी के दरवाजे पर जाते हैं तो जिसका दरवाजा होता है वो बड़ा होता है। एक बार उस फैमिली को यह एहसास होता है कि पूरी व्यवस्था मेरे पास आई है ये बताने के लिए कि हम किस निर्णय पर आ रहे हैं, तो शायद उन लोगों को संतोष ज्यादा होता है। ये साइकोलॉजिकल खेल करने में पुलिस चूक गई है। अगर जो विक्टिम, और बहुत दूर नहीं है, जहानाबाद यहां से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है, आप चाहते तो शाम में भी जा सकते थे। एसआईटी के द्वारा कॉल करके बुलवाना भय पैदा किया, संशय पैदा किया। ये अब पुलिस कह रही है कि मंत्री जी के यहाँ चलिए। भाई जब आप ही से वो डरा हुआ है तो मंत्री जी के यहाँ जाने का वो साहस कहां से लाएगा? बिल्कुल। अब इसमें पॉलिटिक्स का भी एंगल आ गया, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आपका दूसरा सवाल शायद यही होता है कि इसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, पप्पू या सबने मतलब ज्यादा के एक पॉलिटिक्स वाला अब देखिए पॉलिटिक्स का एंगल कहां है इसमें। जनता
अधिकारी से ज्यादा नेता जी। पर विश्वास करती है और नेता जनता के लिए सहज होते हैं, क्योंकि बिल्कुल। नेताजी जनता के दरवाजे पर वोट मांगने जाते हम्म। हैं, उनका अधिकार होता है अधिकार जनता होता पर, नेता पर। हम्म। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक शिष्टमंडल भेजकर इस पूरे मामले की अपने तरीके से जांच कराने की कोशिश नहीं की। इसके पीछे की वजह मैं बताऊं तो शायद श्रोताओं को बुरा लगेगा। एकमात्र वजह यह है कि ये लड़की सवर्ण कम्युनिटी से आती है। अगर ये पिछड़ा, दलित, महादलित या अल्पसंख्यक वर्ग से होती तो शायद राजनीति इसमें पहले दिन से सक्रिय हो जाती, लेकिन ये लड़की उस वर्ग से आती है जो बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लिहाजा किसी राजनीतिक दल ने, बिहार का विपक्ष तो इस पर आज तक कुछ खुल के कभी बोला ही नहीं, सड़क पर उतरा ही नहीं। अगर राजनीति लड़की के फैमिली के साथ कदम ताल करने की कोशिश करती तो शायद फैमिली वालों को थोड़ा बल मिलता। सत्ता के लोग भी पहुंचे, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचे, हम पार्टी के नेता पहुंचे, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पहुंचे, लेकिन ये तमाम लोग पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे थे, न तो सरकार की प्रतिनिधि बनकर जा रहे थे और न ही पार्टी के प्रतिनिधि बनकर जा रहे थे। लिहाजा आक्रोश का लेवल बड़ा हो गया। और उससे भी बड़ी गलती, सम्राट चौधरी जी आप नेता ही हैं ना, मुख्यमंत्री नहीं ना हुए हैं, प्रधानमंत्री नहीं ना बने हैं। आप अगर चले ही जाते लड़की के दरवाजे पर गृह मंत्री की हैसियत से, तो समझ रहे हैं कितना बड़ा मरहम होता उस परिवार पर। लोगों को लगता कि नहीं, गृह मंत्री मेरे दरवाजे पर आया है, शायद अपनी गलती स्वीकार करेगा, शायद हमारी आंसू पोंछने आया है। लेकिन आपकी स्थिति यह है कि आपके दरवाजे पर जाने के पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप पुलिस के द्वारा उस लड़की को की फैमिली को बुलवा रहे थे। आम जनता की स्थिति यह है कि वो कह रहा है कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री से बड़े हो गए, पहले अपॉइंटमेंट लीजिए, गेट पर पुलिसकर्मी पूछेगा, वो लिस्ट देखेगा कि आपका नाम है मिलने वालों में या नहीं है। तो ये बढ़ता हुआ कद नहीं, कद बढ़ने के पहले घटती हुई इमेज है, इस पर भी काम कीजिए, नहीं तो ये घटना तो चलिए घटनाएं होती जाती रहेंगी, आपकी राजनीति पर निजी तौर पर असर पड़ रहा है। और अगर आप चले गए होते गृह मंत्री की हैसियत से तो शायद ये स्थिति नहीं बनती और मरहम के लिए बिहार सरकार को सीबीआई के दरवाजे पर नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर भी खूब सारे सवाल हो रहे थे कि सम्राट चौधरी जानबूझकर आरोपी को एक तरीके से सेफ साइड दे रहे हैं या फिर उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये परिजन भी कह रहे थे और विपक्ष के कई सारे नेता भी कह रहे थे। पप्पू यादव का भी यही कहना था कि सम्राट चौधरी जो है केवल टीम बना रहे हैं, गठन कर रहे हैं, एसआईटी का गठन। नहीं, राजनीति ने इस मामले में हमेशा वो धप्पा मार खेल किया। पप्पू यादव गए चले आए, हालांकि पप्पू यादव डेली सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर विपक्ष में हैं, गए चले आए। चले आने से मतलब नहीं था, आप गए, उसके साथ आगे आप जब से लौट के आए हैं 10 दिन में आपने क्या किया इस विषय पर? कुछ नहीं। लगा कि चलो ये पुरसिस करने गए थे, पुरसिस करके चले आए। हम पार्टी के नेता गए, पुरसिस करके चले आए। यहां पुरसिस की जरूरत नहीं थी, यहां पर पीठ पर खड़ा होकर पीठ सहलाने की जरूरत थी, आंसू पोंछने की जरूरत थी। जी, जहां सांत्वना देना चाहिए था वहां पर अपना पॉलिटिकल एंगल लेकर आए और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही सब चीजें निकल कर आ रही हैं और इस चर्चा में हमने सभी बिंदुओं को एक तरीके से आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है, उन सभी सवालों को लाकर सामने खड़ा कर दिया है जो कहीं ना कहीं ये सवाल परिजनों के मन में भी है, उनके माता पिता के मन में भी है। उन सभी सवालों को हमने आप तक पहुंचाया है और कहीं ना कहीं इस चर्चा से उन सभी लोगों को जवाब जरूर मिला होगा जिन जवाबों को वो ढूंढ रहे होंगे इस पूरे मामले में। इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और मुद्दों को लेकर हम फिर एक और चर्चा गरम एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे।